विधवा माँ की ताकत। मम्मी जी, मैं 4-5 दिनों के लिए मायके जा रही हूँ और वैसे मैंने कमला बाई से बोल दिया है, वो 4-5 दिन खाना बनाने के लिए आ जाएगी। सुबह वो इनका टिफ़िन पैक करके चली जाएगी और आपके लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बना देगी। और वैसे भी बस 4-5 दिनों की ही बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊंगी। सुमन अपनी सासू माँ से एक ही लय में बोले जा रही थी। तभी उसकी सासू माँ सरला जी रोब झाड़ते हुए बोली, तुम्हारे बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं बहू, अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे बिना दुनिया ही रुक जाएगी। और वैसे भी अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं, फिर कौन सा मायका, अब वहाँ है ही कौन तुम्हारा, बस खाली दीवारें और खिड़कियाँ बची हैं। अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुमन उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ थी तब भी आप मुझे कौन सा मायके जाने देती थी। माँ के पास कभी 4 दिन भी नहीं रुकने दिया आपने। जब भी मेरी मायके जाने की बात आती तो आपका मुंह फूल जाता था। खैर अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मम्मी जी, चाहे मेरी माँ शरीर के साथ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हम चारों बहनों के साथ रहेगा। माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इस दिल में तो हमेशा ही रहेगी। उस घर में केवल दीवारें ही नहीं है, मेरी माँ की यादें भी है। केवल खिड़कियाँ और दरवाजे ही नहीं है, मेरी माँ की खुशबू भी है। हम चारों बहनों ने तय किया है कि हम हर साल 2 बार अपने मायके में इकट्ठे होंगे और माँ की यादों को एक साथ जिएंगे। इसलिए मेरी बहनें भी आएगी और मैं भी बच्चों को लेकर आज शाम को जा रही हूँ। सुमन अपने चारों बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और ससुराल की एकलौती बहन। वो जब 5वीं कक्षा में थी तभी एक सड़क दुर्घटना में उसने अपने पापा को खो दिया था। एक बेटे की चाह में उसकी 30 वर्षीय माँ एक के बाद एक 4 बेटियों की माँ बन गई थी। आजकल जिस उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, उस उम्र में उसकी माँ 4 बेटियों के साथ विधवा हो गई थी। वो तो सुमन के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए माँ की अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी लग गई थी। नहीं तो चारों बेटियों के साथ उसकी माँ या तो भीख मांगकर गुजारा करती या दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती। माँ ने अपने दम पर अपनी चारों बेटियों को शादी की। कुछ अच्छे रिश्ते तो केवल इसलिए हाथ से निकल गए थे क्योंकि सुमन के कोई भाई नहीं था, इसलिए अच्छे घर वाले लोग आते थे, लेकिन यही कहकर वापस चले जाते कि बिन भाइयों की बहन है। लेकिन माँ हमेशा कहती थी कि मायका एक एहसास है जिसे तुम जब भी अपनी माँ के घर आओगी महसूस कर सकती हो। जहाँ माँ से जन्मे बच्चे हो वहीं मायका होता है। माँ ने अपने रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर बनवाया था ताकि उनके चारों बेटियां उनके जाने के बाद भी अपने मायके की याद में इस घर में हमेशा आती रहे। माँ ने मरने से पहले अपनी चारों बेटियों को बुलाकर कहा था कि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगी तब ये घर ही तुम्हारी माँ होगी। जब भी मायके की याद आए तो यहाँ चली आना। चारों बहनें इस घर की एक एक चाबी रखना। खैर शाम को सुमन के पति सुमित जब ऑफिस से आए तो सुमन उन्हें चाय नाश्ता कराकर और अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। बच्चों के साथ में सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही उसने अपने पास की चाबी से माँ के घर का ताला खोला। सब चीज़ें करीने से रखी हुई थी, बस थोड़ी सी धूल मिट्टी लग गई थी। सुमन ने सारे घर की साफ सफाई की और अपनी बहनों का इंतजार करने लगी। एक एक करके चारों बहनें आ गई तो चारों बहनें पहले गले मिली और फिर अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर चारों बहनों ने एक साथ कहा कि माँ, हमारा मायका आज भी जिंदा है। कहते हुए चारों बहनों की आंखों में पानी आ गया। तभी दूसरी नंबर वाली बहन रचना ने कहा
कि देखो दीदी, हमारी माँ कितनी मजबूत थी। उनकी मजबूती उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही है। हाँ रचना, माँ एक मजबूत और आत्मविश्वासी औरत थी। उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे। यह उनके आत्मविश्वास और ईमानदारी की चमक है, सुमन ने कहा। तभी तीसरी बहन बीना बोली, दीदी, माँ आलू के पराठे कितना अच्छा बनाती थी ना। माँ के हाथों में तो जादू था। कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन आज तक माँ जैसे पराठे नहीं बना पाई। जब माँ थी तब मेरे आने से पहले ही माँ पराठे की सारी तैयारियां कर लेती थी और फिर गर्मा गर्म इतने मुलायम पराठे बनाती थी कि मैं तो वहीं किचन में स्लैब पर रखकर पराठे खाने लगती थी। तभी माँ डांटती थी कि यहाँ गर्मी में खड़ी होकर मत खा, कमरे में जाकर आराम से बैठकर खा ले। ये सारी बातें सुनकर सबसे छोटी बहन सालू की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो अपनी माँ की सबसे लाडली बेटी थी। सालू जब 6 महीने की भी नहीं थी तभी उनके पापा उन सबको छोड़कर चले गए थे। तीनों बहनों के ससुराल चले जाने के बाद केवल सालू ही तो माँ के साथ रह गई थी। सालू और माँ दोनों ने घूम घूम कर इस जमीन को ढूंढा था और फाइनल किया था। तभी बड़ी बहन सुमन ने अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और बोली, चलो आज ये तुम्हारी सुमन दीदी तुम सबको माँ जैसे आलू के पराठे बनाकर खिलाएगी। लेकिन पहले दीदी कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं, फिर पराठे बनाते हैं। चाय की शौकीन दूसरी बहन रचना ने कहा, हाँ चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद सुमन ने आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए। तभी रचना ने किचन में घुसते हुए कहा, लाओ दीदी, आटा मैं लगा देती हूँ। तभी बाकी की दोनों छोटी बहनें भी किचन के गेट पर आकर खड़ी हो गई और बोली, दीदी हम कुछ मदद करें क्या? दोनों ने पूछा। एक तो किचन में जगह नहीं है, 2 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अगर तुम भी आ गई तो किचन भरी भरी लगेगी। और दूसरा, तुम लोग बच्चों को देखो, वैसे भी हम दोनों बहनें ही बना लेंगे, सुमन ने कहा। तो दोनों बहनें बाहर जाकर बच्चों को देखने लगी। सुमन पराठे की तैयारी करते करते सोचने लगी कि जिस दिन माँ टिफिन में आलू पराठा देती थी उस दिन स्कूल में उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता था, क्योंकि सारी फ्रेंड उस पर टूट पड़ते थे। जब घर पर आकर ये बात माँ को बताती तो माँ बहुत खुश हो जाती और कहती कि कल से ज़्यादा बना दिया करूँगी। अरे दीदी कहाँ खो गई? कुकर ने सीटी दे दी है और मेरे हाथ आटे से सने हुए हैं, रचना ने कहा। तो सुमन ने गैस बंद किया और कुकर ठंडा होते ही दोनों बहनों ने फटाफट आलू पराठे बनाने शुरू किया। एक पराठा बनते ही सुमन ने कहा कि जा रचना, पहले चटोरी बीना को बुला ले, सबसे पहले उसे ही पराठा खिलाते हैं, बच्चों को भी बाद में देंगे। बीना के आते ही सुमन पराठे पर घी लगाया और माँ के हाथ से बना हुआ नींबू का अचार निकालकर पराठे के साथ दे दिया। खाते ही बीना बोली, वाह दीदी, एकदम माँ के जैसा पराठा बनाया है। माँ के जैसा तो कभी जिंदगी में भी नहीं बना सकती छोटी। कहते हुए सुमन की आंखों में पानी आ गया। तभी रचना बोली, हर बात पर माँ की इतनी याद क्यों आ रही है? अरे पगली, माँ कभी भूलेगी क्या? जब तक सांस है तब तक माँ और माँ की बातें ऐसे ही याद आती रहेगी। चारों बहनों का खाना पीना हो गया तो चारों बहनों ने हॉल में ही चारों के लिए बिस्तर बिछा दिए। बच्चों को पहले ही सुला दिया था। पहले पांचों माँ बेटी एक जगह ही सोती थी। कहती थी कि मेरे बाद भी तुम चारों बहनें ऐसे ही मिलजुल कर रहना, कभी किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्ते खराब मत करना। लेने देने में वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से भले ही मुझसे 19-20 का अंतर हो गया होगा, लेकिन प्यार मैं तुम चारों से बराबर करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सब बच्चे बराबर होते हैं।
माँ हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे और तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, सबसे बड़ी बेटी सुमन कहती। लेकिन माँ को कहाँ रोक पाई, माँ को हल्का सा बुखार ही तो हुआ था। सुमन ने तो सिर्फ माँ का हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया था। माँ की आवाज़ सुनी तो उसे माँ की तबीयत कुछ खराब लगी, तो वो तुरंत माँ से मिलने आई और आकर अपनी माँ को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में एडमिट करने के बाद उसने अपनी दूसरी बहन रचना को फ़ोन करके बताया, तो रचना भी आ गई। कई टेस्ट होने के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर हो गया है। तब तक तीसरी बहन बीना भी माँ से मिलने आ गई थी। डॉक्टर माँ का इलाज शुरू करते उससे पहले ही माँ दूसरी दुनिया के सफ़र पर निकल गई थी। सबसे छोटी बहन सालू दूसरे शहर में होने की वजह से वो समय पर नहीं पहुँच पाई थी और जब तक पहुँची तब तक माँ को गहरी नींद में सोए हुए देखी तो आज भी इस बात का मलाल था कि वो अंतिम समय में माँ के साथ नहीं थी। दीदी नींद नहीं आ रही, सालू ने कहा तो बाकी तीनों बहनें भी बोली कि हाँ नींद तो हमें भी नहीं आ रही। ऐसा कहकर चारों बहनें एक के बाद एक उठ कर बैठ गई। दीदी मैंने पापा को कभी नहीं देखा, जब पापा चले गए थे तब माँ ने कैसे हम सबको संभाला, सालू ने पूछा। मैं भी छोटी थी लेकिन वक्त ने समझदार बना दिया था। मुझे आज भी याद है कि माँ तुझे गोद में उठाई और हम तीनों को साथ लेकर रोते रोते दादी की हवेली से बाहर निकली थी और हम सबको साथ में लेकर वापस घर आ गई थी। बताया तो बीना बोली, दीदी माँ रात भर जाग कर कुछ पढ़ती रहती थी। हाँ माँ को पापा की जगह नौकरी जो चाहिए थी। माँ की जल्दी शादी हो गई थी। पापा के जाने के बाद माँ ने 10वीं पास की थी। बताते बताते सुमन रोने लगी। इतनी बहादुर माँ की बेटी कमज़ोर क्यों पड़ रही है, रचना ने अपनी बड़ी बहन सुमन को गले से लगाते हुए कहा। सुमन दीदी आपको इतनी पुरानी बातें याद कैसे है, सालू ने पूछा तो सुमन ने कहा कि माँ से ही कभी सुना था और अब चलो सो जाओ, मुझे तो अब नींद आने लगी है। और हाँ मैं तो बताना ही भूल गई कि कल चाची आने वाली है, बेचारी बड़ी परेशान है, कहकर चारों बहनें निद्रा रानी की गोद में समा गई थी, क्योंकि माँ के गोद तो अब उनके नसीब में नहीं रही थी। माँ सुबह सुबह भगवान को क्यों परेशान कर रही हो, पूजा करते हुए घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है, बीना ने सुबह में तकिया में अपना सर घुसाते हुए कहा और फिर एकदम से उठ खड़ी हुई कि माँ तो अब है ही नहीं। बीना सोच रही थी कि पूजा वाले कमरे से सुमन बाहर आई। सुमन ने माँ के जैसे ही बोली, कब तक सोती रहेगी, उठकर फ्रेश हो जा, रचना चाय बना रही है, जल्दी से आ नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। हम लोग तो एक चाय पी चुके हैं, चाची भी आने ही वाली होगी। बीना दीदी आपका ससुराल में काम कैसे चलता होगा, आपकी सुबह देर तक सोने की आदत ही नहीं गई अभी तक। बाथरूम से अभी अभी नहाकर अपने बाल को सुखाती हुई सालू ने कहा। सालू ससुराल अच्छे अच्छों को सुधार देता है, फिर बीना की तो क्या विसात है, रचना ने हंसते हुए कहा। क्या सोचने लगी, जल्दी कर। चुपचाप सबकी बातें सुन रही बीना से सुमन ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, बीना ने अपने बिस्तर संभालते हुए कहा। तो सुमन बोली, जानती हूँ तुझे माँ की याद आ गई। चारों बहनों ने फटाफट मिलकर घर के काम निपटाए और बच्चों को भी खिला पिला दिया। लंच की तैयारी भी कर दी थी ताकि चाची के साथ आराम से बैठकर गप्पे लड़ा सके। सुमन ने अपनी चारों बहनों के पसंद को ध्यान में रखकर बेसन गट्टे और भरवा मिर्च बनाई थी। उसकी कोशिश थी कि छोटी बहनों को माँ की कमी महसूस न हो पाए। भगवान खुद हमारी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो माँ को बनाया, और जब माँ भगवान के पास चली गई तब बड़ी बहन ही माँ का दर्जा होती है। ये सब सोचकर उसने अपनी तीनों बहन के पसंद का खाना बनाया। और वैसे भी सुमन ने अपनी छोटी बहन सालू को तो गोद में ही खिलाया था, क्योंकि बचपन में ही बाप का साया उठ जाने और माँ के संघर्षमय जीवन ने सुमन को कब बड़ा और परिपक्व बना दिया था कि उसे याद भी नहीं है।
माँ अपनी ज़्यादातर परेशानियाँ उसी से शेयर करती थी। माँ ने मरने से पहले उससे कहा भी था कि सुमन, तू ही वो डोर है जो मेरी माला के चारों मोतियों को पिरो कर रखेगी। तुम चारों बहनें हमेशा एक रहना और एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तो तुम बस जल्दी से घर वापस लौटने की सोचो। सुमन ने कहा तो माँ बोली कि बेटा, तेरे ताऊजी हमेशा मुझे यही ताने सुनाते रहते थे कि देखना, बिन भाई की तेरी बेटियाँ तेरे जाने के बाद पीहर की दहलीज को तरसेगी। उनको चिढ़ होती थी कि मैंने उनके बड़े बेटे को गोद क्यों नहीं लिया। ये सब बातें बाद में करेंगे माँ, मुझे सब पता है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मायका क्या केवल भाई से ही होता है? मायका तो माँ के जन्मे बच्चों से भी हो सकता है, वो चाहे बेटा हो या बेटी। तुमने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। सुमन ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। तू न जाने कब इतनी समझदार हो गई मेरी बच्ची, माँ ने सुमन के गालों को सहलाते हुए कहा था। सुमन ने अपने गाल पर हाथ लगाया, मानो वहाँ अभी भी माँ का स्पर्श मौजूद है। तभी किचन से बाहर आई हुई रचना बोली, सुमन दीदी, आटा गूँथ दिया है, जब खाना खाना होगा तब रोटियां सेक लेंगे। हाँ हाँ, चल बाहर चलकर बैठते हैं। अतीत से वर्तमान में लौटती हुई सुमन ने कहा। तब तक दरवाजे की घंटी भी बज गई। शायद चाची आ गई है। सालू ने जाकर गेट खोला। चारों बहनों ने चाची का अभिवादन किया और उसके बाद चाची को घेर कर बैठ गई। सुमन के पापा 3 भाई थे और उसके पापा बीच के भाई थे। सुमन के ताऊ जी के 3 बेटे थे और चाचा जी के सिर्फ 2 ही बेटियां थी। तो सुमन के ताऊ जी के एक बेटे प्रकाश को गोद ले लिया था। जब चाचा जी ने प्रकाश को गोद लिया था तब प्रकाश को इतनी समझ थी कि उसके असली माता पिता कौन है, तो वो इसलिए हमेशा अपने माता पिता से ही ज़्यादा प्रेम करता था। प्रकाश की शादी के बाद तो चाची की हालत बहुत ही बिगड़ गई थी, क्योंकि सुमन को कभी कभी उसकी माँ बताया करती थी। चारों बहनों को एक साथ देखकर चाची ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि भाभी जी ने बड़े भाई साहब के सबसे बड़े बेटे मोहन को गोद ना लेकर बिल्कुल सही किया। आज आप चारों बहनों को भाभी जी के संजोए ख्वाबों जैसे आशियाने में खुश और संतुष्ट देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। काश मैं भी भाभी जी की बातों को सुना होता। तभी रचना बोली, चाची, आपकी बेटियों को भाई तो मिल गया, हम बेचारियों को जैसी बिन भाई की तो नहीं है। रचना ने कहा, क्योंकि रचना का स्वभाव ही ऐसा था कि खाए बिना रह जाए लेकिन कहे बिना ना रह पाए। तभी सुमन ने आंखों ही आंखों में रचना को चुप रहने का इशारा किया और अपनी चाची से बोली कि चाची, आप इसकी बातों को बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही कहती रहती है। नहीं सुमन बेटी, रचना सही तो कह रही है। भाभी जी ने जब मुझे समझाया था तब भी मैं यही कहा था कि भाभी जी जितनी बहादुर और हिम्मत मुझ में तो कभी थी ही नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाभी जी ने मोहन को गोद लेने से इनकार कर दिया था। चाची ने कहा, तो हाँ चाची, आप बताओ ना उस दिन क्या हुआ था। तभी चाची बताने लगी कि भाई साहब की मृत्यु के बाद उनके शव को अपने गांव ले जाया गया। अंतिम संस्कार की सभी गतिविधियां वहीं से होनी थी। 11 दिन बड़े भाई साहब कहीं से एक शपथ पत्र बनवाए और लाकर भाभी जी को कहा कि इस पर हस्ताक्षर कर दो। भाभी जी ने कागज हाथ में लेते हुए पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तभी बड़े भाई साहब ने कहा कि कुछ नहीं, तुम मोहन को गोद ले रही हो, बस यही लिखा है। अब तुम्हें और तुम्हारी बच्चियों को हमें ही तो संभालना है। उन 11 दिनों में घर में खर्च हुआ एक एक पैसा आपकी माँ ने ही, यानी कि भाभी जी ने ही दिया था।
बड़े भाई साहब किसी न किसी बहाने से आपकी माँ से पैसे मांगते रहते थे। जिस भाई ने अपने भाई के क्रियाक्रम में 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, वो भला उसकी बीवी और बच्चियों की क्या देखभाल करता। ये बात शायद भाभी जी अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब, अगर मेरी किस्मत में बेटा होता और मेरी बच्चियों की किस्मत में भाई होता तो वो भगवान मेरी गोद में 4 बेटियां डालता ही क्यों। चाची, माँ ताऊ जी से बात करती थी? सुमन ने पूछा। सुमन, परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी, नहीं तो पहले के ज़माने में जेठ और ससुर से कहाँ बातें करते थे। उसके बाद तो मैं भी करने लग गई थी, चाची ने कहा। तो छोटी बहन सालू बोली, फिर क्या हुआ चाची? अरे पहले कुछ चाय नाश्ता तो हो जाए, फिर सुनते हैं, बीना ने उठते हुए कहा। बीना बेटी, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, चाची ने हंसते हुए कहा। तो बीना चाय बना कर ले आई। तभी चाय में बिस्कुट डुबोते हुए सालू ने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ था चाची, बताइए ना। तभी चाची बोली कि भाभी जी ने जब मोहन को गोद लेने से इनकार कर दिया था तो बड़े भाई साहब के मुंह से असली बात निकल गई थी कि मोहन को गोद नहीं लेगी तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कैसे करेगी, और तेरे पति की नौकरी की जगह दूसरी नौकरी मेरा बेटा मोहन ही तो करेगा, और कल पगड़ी की रस्म भी तो होनी है, तो मोहन को ही तो पगड़ी बांधेंगे। भाभी जी समझ गई थी कि अगर नौकरी मोहन को मिल गई तो भाभी जी और आप चारों बहनों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि नहीं, मैं मोहन को गोद नहीं लूँगी। रही अनुकंपा नियुक्ति की बात, तो उसके लिए मैं आवेदन करूँगी, भाभी जी ने दृढ़ता से कहा। तभी रचना ने पूछा, चाची, माँ उस कठिन दौर में भी इतनी मजबूत कैसे बनी रही? तेरे जैसी कमज़ोर थोड़ी थी जो हर बात में आंसू बहा दे। अपने कर्तव्यों को निभाना जानती थी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानती थी माँ, सालू ने कहा। तो सुमन बोली, तुम दोनों चुप करो, आगे क्या हुआ चाची, वो बताओ ना। आगे क्या हुआ बेटी, बड़े भाई साहब ने व्यंग से कहा कि पगड़ी की रस्म का क्या वह तू ही पहन लेगी? तभी भाभी जी ने बिना डरे दृढ़ शब्दों से कहा कि हाँ भाई साहब, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो। वैसे भी उनकी बची हुई सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। चाची ने कहा कि ऐसी बातें सुनकर औरत ही नहीं कोई पुरुष भी डर जाए, क्योंकि पगड़ी की रस्म में समाज के पंच आते हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, बिरादरी वाले आते हैं, लेकिन भाभी जी तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी जो किसी से नहीं डरती थी। हाँ चाची, तभी तो माँ ने अपनी वसीयत में अपना अंतिम संस्कार करने का अधिकार हम 4 बहनों को ही दे दिया था, सुमन ने कहा। तभी चाची आगे की बात बताते हुए बोली कि फिर पता है कि बड़े भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, आज तक कभी औरतों की पगड़ी बंधी है जो इसके बंधेगी, भाई साहब ने गुस्से में कहा। तो भाभी जी ने भी कह दिया कि भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मोहन को गोद नहीं लूँगी। तभी भाई साहब ने अंतिम तीर फेंकते हुए कहा, अरे तू तो 10वीं पास भी नहीं है, तेरी नौकरी नहीं लग सकती। तो भाभी जी बोली कि मैं 10वीं पास कर लूँगी। हाँ, सरकार तेरे लिए ही इंतज़ार करेगी, कब महारानी जी 10वीं पास करे और कब उन्हें नौकरी दे। भाई साहब, इसी साल 10वीं पास कर लूँगी। तो बड़ी भाभी जी ने कहा, यानी कि तुम्हारी ताई जी ने कहा कि आज तक इस घर में किसी औरत ने नौकरी की है जो तू करेगी? माफ़ करना भाभी जी, लेकिन आज तक इस घर में कोई औरत भरी जवानी में विधवा भी नहीं हुई है। आपकी माँ ने भी कह दिया। आपकी माँ के साफ लहजे और आत्मविश्वास ने बड़े भाई साहब और बड़ी भाभी जी को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। तभी सुमन ने पूछा कि फिर पगड़ी की रस्म का क्या हुआ चाची? तो चाची ने बताया कि बेटी, पगड़ी की रस्म का सारा ठिकरा बड़े भाई साहब ने तुम्हारी माँ के सर पर फोड़ दिया था।
फिर तुम्हारी माँ घूंघट निकाल कर सब पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली कि मोहन की पगड़ी रस्म हो, इससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मैं उसे गोद लेकर अपने बच्चियों का गला नहीं घोंट सकती। हाँ, अगर सभी पंच ये लिख कर दे कि मेरा और मेरी बच्चियों का पालन पोषण करेंगे, तभी मैं गोद लेने का विचार कर सकती हूँ। पंचों की कहाँ इतनी हिम्मत थी कि 4-4 बच्चियों के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेते। सब लोग एक एक करके निकल लिए। तभी सुमन ने पूछा कि चाची, माँ ने पगड़ी बांधी क्यों नहीं? अगली माँ तो पहले ही इतनी क्रांति कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने पगड़ी न ही बांधने का निश्चय किया। वाकई में उस दिन मेरा दिल चाहा था कि अभी जाकर भाभी जी को कह दूँ कि वाह मेरी झांसी की रानी, तूने कमाल कर दिया, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर चुप रह गई थी। आपकी माँ जैसी हिम्मत बहुत ही कम लोगों में मिलती है बेटी। हाँ चाची, बिल्कुल सही कह रही हो आप। हम चारों बहनें तो माँ के चरणों की धूल भी नहीं है, सुमन ने कहा। तो चाची बोली, अरे नहीं सुमन बेटी, आप चारों बहनों में भी अपनी माँ के जैसे ही हिम्मत है। आपकी माँ की हिम्मत आप लोग ही तो थे। भाभी जी, आप चारों को अकेले घर पर छोड़कर नौकरी पर जा पाती थी, नहीं तो बेटियों की माँ की फिक्र तो एक माँ ही समझ सकती है। आप चारों में भी बहुत हिम्मत है बेटी। भाभी जी के अंतिम संस्कार के समय क्या कम हंगामा हुआ था? तब भी आपके ताऊ जी के तीनों बेटे एक तरफ हो गए थे और आपके चाचा जी तो कभी कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन तभी आप 4 बहनों ने कह दिया था कि हमारी माँ थी तो अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। हाँ चाची, मोहन भैया तो नाराज होकर चले ही गए थे। कैसे कह कर गए थे कि अगर लड़कियां मुखाग्नि दे सकती है तो कंधा भी लड़कियां ही दे दे। वही तब सालू ने तो बोल भी दिया था, ना कि आत्मा नर है न नारी। जो बेटे जिंदा रहते माँ बाप का जीवन नर्क बना देते हैं, उनके हाथों से मुखाग्नि मिलने पर माँ बाप को स्वर्ग भला कैसे मिलेगा? हमारी माँ की इच्छा तो हम चारों बहनें ही पूरी करेंगे। बहादुर माँ की बहादुर बेटियां हैं आप। चाची की बात सुनकर चारों बहनें हंसने लगी। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। चलिए लंच कर लेते हैं, सब तैयारी कर रखी है, सुमन ने कहा। तो चाची बोली, आप लोग बैठो, मैं रोटियां सेक देती हूँ। माँ नहीं तो चाची के हाथों से ही गरम रोटी खा लो। वैसे भी हम औरतों को गरम रोटी कहाँ नसीब होती है। क्यों चाची, प्रकाश भैया की पत्नी आपकी बहू का क्या नाम है, बनाकर नहीं खिलाती क्या? रचना ने पूछा। अरे सोनिया, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। वह तो बड़ी भाभी जी के कहने में ही चलती है। उसके दिमाग के टावर का सिग्नल तो वहीं से मिलती है। प्रकाश को गोद लेना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आप चारों बहनों का माँ के बाद भी मायका तो बना हुआ है। आज चारों बहनें कितनी खुशी से अपने माँ के बनाए घर में बैठी हो। भाभी जी की आत्मा आपको देखकर कितनी प्रफुल्लित हो रही होगी। चाची, ये सब बातें छोड़िए, मैं और रचना रोटी बना लेंगे और आप सब बैठकर खा लेना। बहू नहीं तो बेटियों के हाथ का ही खा लेना। बहुत मनाने के बाद चाची मान गई थी। सुमन और रचना ने सब के लिए फटाफट रोटियां सेकना शुरू किया। सब लोगों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाची ने कहा कि सुमन, बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए। आप चारों बहनों को आज एक साथ अपने मायके में देखकर बहुत प्रफुल्लित हूँ। आज आपने सही में साबित कर दिया कि माँ के बच्चों से हमेशा मायका बना रहता है। बच्चा बेटा हो या बेटी, आपके इस मायके में मेरे इस दुनिया से जाने के बाद अपनी दोनों चचेरी बहनों को भी जगह दे देना। चाची ने अपनी भरी हुई आंखें पोंछते हुए कहा। कैसी बातें करती हो चाची, हम 4 नहीं 6 बहनें हैं, सुमन ने कहा। तो चाची ने कहा कि चलो ठीक है बेटी, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, अब मैं चलती हूँ। चाची अपना बैग उठाकर चली गई तो चारों बहनें
चाची को जाते हुए देख रही थी। चारों बहनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, मानो कह रही हो कि हम चारों बहनें एक दूसरे के लिए मिसाल है। तभी सुमन ने घर के अंदर आते हुए सालू से पूछा कि कल तेरी ट्रेन कितने बजे की है? पैकिंग कंप्लीट कर लेना, रास्ते के लिए पराठे सेक दूंगी। क्योंकि सालू के ससुराल का सफ़र ही दूर था, बाकी सब तो एक ही शहर में रहने वाली थी। रात को चारों बहनें देर तक बातें करती रही। तभी सालू बोली, दीदी 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। अब फिर 6 महीने बाद मिलना होगा। हाँ सालू, हम अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, कहकर चारों बहनें सो गई। अगले दिन चारों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ आपने सही कहा था कि मेरे जाने के बाद यह घर ही आपकी माँ है। यहाँ आई तो ऐसा ही लगा जैसे आप हमारे साथ ही हो। कहते हुए चारों की आंखों में पानी भर आया। चारों बहनें गले से मिली और फिर 6 महीने बाद मिलने का वादा करके चारों अपने अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।